यूं तो कोरोना के साए में महंगाई को आम जनता झेल ही रही थी, यानी जनता ने दोहरी जंग लड़ी। हालांकि इस बीच कोरोना की मार कम पड़ी तो अब महंगाई ने अपना मार्च शुरू कर दिया है और इससे जनता एक बार फिर त्रस्त है। कांग्रेस ने इसको केंद्र सरकार का जनता के साथ धोखा करार दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि चुनावों के बीच तेल के दाम नहीं बढ़ाए गए, लेकिन नतीजों के 36 घंटों के अंदर फिर से दाम बढ़ाना जनता के साथ धोखा है, जिसका जवाब जनता ही देगी। वोट पड़ गए तो दाम बढ़ेंगे, और अगर चुनाव ये 6 की जगह 12 फीस का होता तो अभी चुनाव नहीं बढ़ते, चलता रहता। तो ये तो केंद्र सरकार ने ठान ली है, और मैं समझता हूँ ये वादा खिलाफी है। आप लोगों के वोट देने तक तो आप कहो कि ये तो सेल्फ रेगुलेटेड होता है, हमें कुछ लेना देना नहीं है, बढ़ रहा। और जैसे चुनाव संपन्न हुए, जनता ने आपको वोट दिया, क्या दे दिया? आपने उनकी जेब पर डाका डालना शुरू कर दिया। सीमाएं लांग गए हैं, पेट्रोल, डीजल, सिलेंडर गैस का इतना महंगा हो गया, मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो ये केंद्र सरकार, मैं समझता हूँ जनता को समझना पड़ेगा। जो लोग देश में थोक महंगाई दर ने नए रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उधर खुदरा महंगाई दर का ग्राफ भी ऊपर की ओर बढ़ रहा है। कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ने से महंगाई दर बढ़ी है, साथ ही दाल दलहन भी ऊंचाइयां छू रहे हैं। उधर अब यूक्रेन और रूस विवाद के चलते भी महंगाई ने जंप लिया है, जिससे आम आदमी का बजट बिगड़ गया है। उधर बढ़ते तेल के दामों पर भाजपा कच्चे तेल के बढ़े दामों का हवाला दे रही है। डीजल, पेट्रोल, गैस, ये तीनों चीज ऐसी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर निर्धारित होती है और उसका असर हम सब के ऊपर भी पड़ता है। इसलिए मार्केट की रेटों के आधार के ऊपर बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन पहले भी भारत सरकार ने जनहित के अंदर फैसले लिए थे, और अगर इस तरीके का अतिरिक्त भार अगर आता है तो जनभावनाओं के अंदर भारत सरकार फैसले लेगी। खाद्य तेल से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली वस्तुओं की कीमतों में इजाफा हो रहा है। बढ़ती महंगाई ने रसोई का जायजा ही नहीं, मध्यम और गरीब तबके का बजट भी बिगाड़ कर रख दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे महंगाई की। महंगाई मुद्दा हमेशा रहा है, लेकिन महंगाई को लेकर के राजनीतिक दाव पेच, उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से महंगाई से बजट हर आम व्यक्ति का बिगड़ता है, हम हर आम घर का बिगड़ता है, वो चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या फिर ब्यूरोक्रेट्स हो, कोई भी हो, क्योंकि वो समाज के नागरिक पहले हैं, उसके बाद अपने पद पे हैं। हर घर प्रभावित होता है। हम कहने को कहें कि नहीं साहब, इनके कौन से घर से ये लेके आते हैं, इनके लोग रख जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लाने वाले को तो एहसास होता है कि मैं दाल कितने की लेकर के आ रहा हूं, तेल कितने का लेकर के आ रहा हूं। दूसरी बात यह है कि तेल कंपनियों को लेकर के सरकारें हमेशा यह दम बरती हैं, चाहे बीजेपी की रही हो, चाहे यानी कि एनडीए की रही हो, चाहे यूपीए सरकार रही हो, कि हम नियंत्रण में नहीं है हमारी तेल कंपनियां, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो नियंत्रण में आ जाती हैं। ये बड़ा सवाल है। लोग ये जरूर समझना चाहते हैं कि फिर ऐसा छदम झूठ क्यों बोला जाता है राजनीतिक दलों की ओर से कि वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। नियंत्रण में होती हैं। एक लंबे समय बाद में अगर रेट्स बढ़ती हैं तो निश्चित रूप से हर किसी को शक होता है कि हालांकि पब्लिक मानसिक रूप से तैयार होती है कि अच्छा चुनाव हो गए, अब महंगाई की मार झेलनी होगी। खैर चलिए, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य भी काफी कुछ होता है, लेकिन ये पॉलिटिकल पार्टीज को तय करना है कि महंगाई को हम राजनीतिक मुद्दा बनाए या फिर वास्तव में इसका कोई सॉल्यूशन तलाशें। तो चलिए, इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी से चंद्रमुखी रेपस्वाल जी जुड़ी हुई हैं, भाजपा से हमारे साथ मनीष पारिक साहब जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से हमारे साथ आरसी चौधरी साहब जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मैं मनीष जी सबसे पहले आप ही के पास में आऊंगा। गवर्नमेंट आपकी है, ये अक्सर कहा जाता है कि डी कंट्रोल है ऑयल कंपनीज, और सौभाग्य की बात है कि आप भी एक उस डायरेक्ट कंपनी से तो नहीं, लेकिन नेचुरल गैस से आप जुड़े हुए हैं। और क्या माना जाए कि वास्तव में कंट्रोल में होती हैं। फिर इसे जब हम अपोजिशन में होते हैं तो उंगली उठती है, और लेकिन जब हम सत्ता में होते हैं तो हम जस्टिफाई करते हैं इसको कि नहीं, बिल्कुल महंगाई तो बढ़ेगी, ये तो विकास चाहिए तो आपको महंगाई झेलनी पड़ेगी। ये फिर जवाब आता है।
नहीं, जो कंपनीज हैं वो तो सीधी सीधी बिजनेस है, और बिजनेस में आपने देखा है कि जिस तरह की डिमांड सप्लाई का रेशो है या जो भी मार्केट प्राइसेस है, प्राइस हाइक अगर पर बैरल हुआ है तो उसको मुनाफा होगा कंपनी को, और लेकिन जो वितरण कंपनियां हैं उनको घाटा होगा, क्योंकि उनको ज्यादा वो करना पड़ रहा है। जो सब्सिडी का जो मैटर था उसको समाप्त इस गवर्नमेंट ने किया, बड़ा एस्पेक्ट किया, और कई सालों से मनमोहन सिंह जी की सरकार सपना देखा करती थी कि डी कंट्रोल हो जाएगा। एक बात वो हो गया, और दूसरी बात जो सब्सिडी का जो जिन्न था जिसके कारण से सब मुसीबत होती थी, वो ऑयल बैन के बाद वो भी थम गया। अब ऑयल बॉन्ड का भुगतान जब 2 लाख करोड़ का पूरा हो जाएगा उसके बाद गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं देना पड़ेगा। ये दोनों बातें तो भारत की अर्थव्यवस्था में बढ़िया हुई है। दूसरी बात आपने एक बात देखी योगेंद्र जी, ये सब अखबारों में, टीवी चैनल में इस तरह की बातें थी कि अभी यूपी चुनाव हो जाने तो 10 तारीख के बाद में 50 रुपए डीजल के भाव बढ़ेंगे, वो नहीं हुआ, और 50 रुपए पेट्रोल के बढ़ जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। आपने देखा, तो ये निश्चित तौर पर 2 दिन में 1 रुपए 60 पैसे बढ़े, 1.60 हुआ, लेकिन 50 रुपए की जो हड़कंप बचा हुआ है, जिस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो हमने रशिया से पेट्रोल लेने की बात की है, डीजल लेने की, उसके क्रूड ऑयल लेने की बात की है, जो सागर सम्राट है उसको संयुक्त अरब अमीरात के वहां से रवाना कराया, फ्लैग ऑफ किया है, 13 लाख टन वहां से पर बैरल, वहां पे 13 लाख टन पेट्रोल क्रूड ऑयल आएगा, तो उसके बाद इन कीमतों पर निश्चित तौर पर कंट्रोल होगा। लेकिन ये यकीन मानिए कि जो अंतर्राष्ट्रीय मूल्य है उसके कारण केवल डीजल पेट्रोल में बड़ा इजाफा यहाँ हुआ है। और ऐसे आप देखें अगर, तो जो एक प्राइस इंडेक्सेस हैं उसमें भी रुपए को डिवैल्यूएशन नहीं हुआ है। जो मनमोहन सिंह जी के जमाने में 11.2% तक मुद्रास्फीति की दर गई थी, वो अभी भी स्टैटिक 5.6 पे है। तो ये बड़ी बात है। जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें इजाफा हुआ है। ये भी मानते हैं कि नहीं, महंगाई भी है कि नहीं है? ये निश्चित तौर पर है, मैंने आपको कहा। जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। महंगाई का विरोध हर पार्टी करती है जब अपोजिशन में होती है, सत्ता में नहीं होती है। सत्ता में तो जैसे मनीष जी जस्टिफाई कर रहे हैं, कुछ साल पहले तक यही अल्फाज हुआ करते थे आरसी चौधरी साहब के। तो ये नई बात नहीं, मैं देख रहा हूं कि चेहरे बदलते हैं, भाषाएं वही होती हैं। लेकिन क्या वास्तव में महंगाई को मुद्दा बनाया जाए? अगर मुद्दा है तो फिर उसको मुद्दे की तरह देखिए। योगेंद्र जी, सरकार चाहे कोई भी हो, महंगाई बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। कोई भी सरकार को सफलतम सरकार तभी बोला जाएगा जब उसमें जनहित को, उस चीज का, उनके सारे जो भी प्रयास है उनका डायरेक्ट फायदा होगा। महंगाई एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हर घर का हर सदस्य प्रभावित होता है। महंगाई बढ़ती है तो आपके किचन के खाने पीने से लेके बच्चों के स्वास्थ्य तक, बच्चों की शिक्षा तक हर चीज प्रभावित होती है। तो हमारी आने वाली पीढ़ी पे इसका बहुत ही बुरा असर देखने को मिलता है। अब यहाँ पे हम जो बात करें, हमें आंकड़ों की बात नहीं करके रियलिटी में देखना। आंकड़े बहुत अच्छे अच्छे पेश किए जाते हैं, लेकिन हम धरातल पे जाके देखते हैं लोगों के पास आज बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, बहुत ज्यादा महंगाई है। अब पिछले कुछ टाइम से 2 साल का जो कोविड टाइम निकला, उसमें बहुत सारे पेरेंट्स जो अपना घर नहीं चला पा रहे थे, अच्छे अच्छे स्कूल से निकाल के मजबूरन उनको बच्चों को सरकारी स्कूल्स में एडमिशन के लिए लाइन में लगे रहना पड़ रहा है। वहां पे उनको जिस तरह से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा है, उसमें हर बच्चे की शिक्षा प्रभावित हुई है, हर घर का खान पीन प्रभावित हुआ है, जिसका डायरेक्ट आपका इफेक्ट है वो फैमिली के हर एक सदस्य के स्वास्थ्य पे आने वाला है। तो जैसे दिल्ली में है, सरकार है, अभी पेट्रोल डीजल की बात करते हैं, बाकी स्टेट से हमारे यहाँ 8-9 रुपए का डायरेक्ट डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बिजली है आपको वहां पे फ्री मिल रही है, हर एक घर में बच्चे को उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होगी, वर्क फ्रॉम होम करने वाला 24 आवर आपको लाइट फ्री मिल रही है। तो उसमें आप कंटिन्यू आप अपने वर्क को कंटिन्यू कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे महिलाओं को बसों में आने जाने का फ्री मिल रहा है। जैसे ही आपका पेट्रोल डीजल के रेट्स बढ़ते हैं, आपके किराए में वृद्धि होती है, लेकिन वहां पे ये इस तरह के भी काफी सारे बेनिफिट दिए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को इस तरह से इतना अच्छा कर दिया गया है कि आपके बच्चे को, आपको शिक्षा को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं होना। वर्ल्ड लेवल की आपको एजुकेशन वहां पे दी जा रही है। तो यदि सरकार चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन इसमें सरकार की नीयत है वो ईमानदार होनी चाहिए जनता के प्रति। कौन सी सरकार की बात है? स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रही है? यूनियन डायरेक्ट है ये मेन, इसमें रोल जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है। सेंट्रल गवर्नमेंट यदि चाहती है कि महंगाई को कम किया जाए, विदेशी स्तर पे यदि तेल की कंपनियां जो आपके रेट्स बढ़ाती हैं, तो आप एक्साइज ड्यूटी को कम करके, जिस टाइम वहां पे महंगा आपको मिला तो आप यहाँ पे एक्साइज ड्यूटी कम करके डायरेक्ट जनता को बेनिफिट दे सकते हैं। जी, मैं आरसी चौधरी साहब आपके पास आना चाहूंगा। आप लोग आंदोलित हैं सड़क से और संसद तक, महंगाई के खिलाफ आप मुखर हैं। लेकिन मैं एक बात जरूर जानना चाहूंगा कि जैसे मैंने मनीष पारिक साहब से भी ये सवाल किया कि महंगाई मुद्दा है और मुद्दा रियलिटी का मुद्दा होना चाहिए, यो नहीं है कि चुनावी मुद्दा या फिर कहें कि हम पॉलिटिकल मुद्दा
रियल में मुद्दा होना चाहिए कि ये भाषाएं नहीं बदलनी चाहिए कि मनीष जी आज सत्ता में है तो कुछ और कहेंगे, जब अपोजिशन में होंगे तो डिमांड कुछ और होगी। आज आप डिमांड कर रहे हैं, उस वक्त आप लोग इसे जस्टिफाई करते थे। तो वास्तव में क्या इन हमारे जो बयान है हम उनसे कह सकते हैं कि राहत के छींटे मिल पाएंगे किसी को? जनता कहती है हमें तो राहत का एहसास होना चाहिए, आप आंदोलन करें ना करें। निश्चित रूप से आपने जो बात कही वो बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन ये जो पर्सन है वो बीजेपी के मेरे जो साथी हैं उनसे पूछना चाहिए था, क्योंकि यूपी की सरकार थी 2008 में जब पहली बात पेट्रोल में जब हमने 50 पैसे, डीजल पे 25 पैसे और गैस सिलेंडर पे जब 5 रुपए बढ़ाई थी, जब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें $128 होती थी, तब इस बात का जिक्र भी नहीं होता था कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में क्या स्थिति है। और तब भारतीय जनता पार्टी के नेता क्या बोलते थे, महंगा एंड डाइन खाए जाते। आज महंगा एंड डाइन की जो बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं किस प्रकार से अलग अलग सुर मिला रहे हैं। इससे पहले जो पेट्रोलियम मंत्री होते थे, अगर उनके तमाम जो बयान सुनेंगे, उनका मंत्रालय जरूर बदल दिया गया धर्मेंद्र प्रधान जी का, लेकिन निश्चित रूप से अगर आप सुनेंगे तो निश्चित रूप से भयावह बातें होंगी। पहले विकास के नाम पे लूटते थे। बीजेपी के जो साथी हैं इन्होंने उत्तर प्रदेश में काम भी किया और उनको इस बात का याद भी है कि जनता अक्सर कहती थी कि जिस दिन नतीजे आएंगे और नतीजे आने के साथ में ही ये लॉकडाउन जो लगा हुआ है महंगाई का उसको खोल दिया जाएगा, और इन्होंने खोल दिया। उन्होंने कहा 50 रुपए का कहा था, 50 रुपए नहीं बढ़ाए। इनको याद होना चाहिए जो एलपीजी गैस का सिलेंडर है 14.2 केजी का जो सिलेंडर आता है उसमें आते ही इन्होंने 50 रुपए की सौगात सबसे पहले इन्होंने यही दी। और इनके जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जी पूर्व पार्टी के अध्यक्ष थे, तब जब वो घूम रहे थे उत्तर प्रदेश की चुनाव की रैलियों में, वो अक्सर कहते थे कि ये होली का, जब होली से पहले जो जश्न होगा, भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, तब इस देश के लोगों को एक सिलेंडर हम फ्री देंगे। उस फ्री के सिलेंडर को तो भूल गए, लेकिन 50 रुपए की उन्होंने वर्दी की। आज लगातार बढ़ रहा है। मैं कहना चाहूंगा 137 दिन अगर ये डीकंट्रोल होता, अगर मार्केट के अधीन होता, तो 137 दिन तक कंपनियां क्यों चुप थी? क्या लगातार क्रूड ऑयल की कीमतें घट रही थी और आज फिर ये बढ़ना क्यों स्टार्ट हुआ? इससे पहले भी जब पश्चिम बंगाल के और दूसरे राज्यों के चुनाव थे उस समय भी 122 दिन तक इन्होंने इसलिए रखा। ये लूट है सीधी सरकार की। ये सरकार आम आदमी पे आधी रात को तय करती है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की जेब से कल हमें कितना पैसा निकालना है। एक व्यक्ति से अगर 80 पैसे पेट्रोल का प्रतिदिन बढ़ता है, मैं कहूंगा एक आदमी जब 100 रुपए का पेट्रोल लेता है तो उसके 52 रुपए केंद्र की सरकार मिला के टैक्स लेती है। जो उसमें बेसिक एक्साइज ड्यूटी जिसमें राज्यों का हिस्सा होता था, आम आदमी की पार्टी है 2 राज्यों में इनकी सरकार, इनसे पूछिए, जो बेसिक ड्यूटी थी उसको घटा दिया, एडिशनल ड्यूटी बढ़ा दी। संघीय ढांचे पे बड़ा कड़ा प्रहार है। केंद्र की सरकार 24 लाख करोड़ रुपए इससे जुटाती है और आम आदमी की जब रोजगार खत्म हो रहे उस समय ऐसे घाव दे रही है। मैं कहना चाहूंगा जब यूपी की सरकार गई थी 2014 के अंदर $108 प्रति बैरल था। पेट्रोल, डीजल और गैस के क्या भाव थे? 404 रुपए का सिलेंडर होता था। 1,40,000 करोड़ रुपए की हमने सब्सिडी रखी थी। आज ये सब्सिडी नहीं उस जनता की गाड़ी कमाई से खा रही है। आप भी जानते होंगे आपकी सैलरी में कितना इजाफा हुआ होगा, लेकिन आपके पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया होगा। मैं अगर आप मुझे अवसर दें तो मैं तमाम उन तथ्यों का जिक्र कर सकता हूं जिससे रसोई का खर्चा बिल्कुल दुगुना हो गया है। मैं आरसी चौधरी जी वापस आपके पास में लौटूंगा। ये मैं आप लोगों के अल्फाज जानना चाहता था कि वास्तव में क्या आप लोगों की ओपिनियन है। मनीष जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए आरसी चौधरी साहब जो बात कह रहे हैं, आप लोग भी यही बात कहा करते थे। मैं लेकिन अब तक ये नहीं समझ पा रहा हूं कि महंगाई को वास्तव में एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया जाए कि जनता का मुद्दा बनाया जाए। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहूंगा, मैं ना उस महंगाई की दर पे जाना चाहूंगा कि जिससे देखिए ये सारी चीजें समझने वाले, मैं ये नहीं कहूंगा कि देश में समझदार हर व्यक्ति है, लेकिन वो ये भाषा समझता है कि मेरे जो मैं पैसे कमा रहा हूं, जिस तबके का व्यक्ति है वह ये चाहता है कि खुशहाली तब होगी कि जो मैं 500 रुपए की अगर मैं दिहाड़ी मजदूर भी हूं तो मैं मेरा खाना खा के उसमें से मेरे बच्चों के भविष्य के लिए, मेरे भविष्य की चिंताओं को दूर करने के लिए 2 पैसे उसमें बचा सकूं। अभी लोगों का ये होता है कि घर का खर्चा चलाने के लिए आपको पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है। ये पोजीशन है लोगों की महंगाई से निपटने के लिए। क्रेडिट कार्ड्स आप देखिए, आप रिकॉर्ड देखिए क्रेडिट कार्ड्स का, वो भी एक तरह से पर्सनल लोन की तरह ही आप मान के चलिए कि आपने क्रेडिट कार्ड लिया और उसके जरिए आप स्वेप करके और पेमेंट कर रहे हैं। ये वो पोजीशन में हम जाते जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये एक चिंता का विषय है। तो पॉलिटिकल मुद्दा ना बना करके इसे वास्तव में एक जनहित का मुद्दा बनाया जाना चाहिए। ये मैं इस वजह से कह रहा हूं मनीष जी कि आप लोग हों, चाहे बीजेपी हो, चाहे दूसरी पार्टियां हो, ये केवल आप धरने दें, प्रदर्शन करें, बयान दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आदमी ये जानना चाहता है कि मेरी पॉकेट पे फर्क ना पड़े। वो कैसे हो सकता है? उसके टेक्निकल टर्म्स है कि पर कैपिटा इनकम होती है
और इसी तरह से ये भी है बात कि जैसे आप उस समय 2005 में अगर चंद्रमुखी जी सोने की चेन बनवाती है तो वो 5,000 रुपये तोला सोना था और अभी वो 54,000 रुपये तोला सोना है, अभी है 11 गुना बढ़ गया है। लेकिन और प्राइसेस आप देखेंगे तो 11 गुना नहीं बढ़ी है। तो जो रेट निर्धारित करने वाली महंगाई होती है उनमें फर्क होता है। जैसे बढ़ना तो है ही, अब अगर आप 70 रुपए का 75 रुपए कर देंगे कोई भी चीज को, 20 रुपए की 25 रुपए तो बढ़ तो गया ही है, आपके तो 20 के 25 हो गए। जैसे आपने देखा कलकत्ता में 25 पैसे ट्राम का किराया बढ़ता है तो ट्राम में फूंक देते थे लोग, ये बात सही है, ये निश्चित तौर पर बात है। लेकिन इसका ओवरऑल इफेक्ट ये है कि जो भी डिप्रेशन है इकोनॉमी का वो खत्म होता है। और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि महंगाई नहीं होनी, मतलब बढ़ जानी चाहिए, रेटें बढ़ जानी चाहिए, लेकिन अगर आप किसानों के लिए यही चौधरी साहब कहेंगे कि 2,000 रुपए समर्थन मूल्य दो गेहूं का, और गेहूं 1500 रुपए में कैसे मिलेगा बाजार में, फिर 150 आप चाहेंगे 15 रुपए किलो गेहूं मिले और देंगे ये समर्थन मूल्य 2,000 रुपए दो तो 2100 रुपए बाजार में मिलेगा ही मिलेगा। इसमें ये तो ये चंद्रमुखी जी भी जानती है। अगर हम समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे, और मैं आप पार्टी का निवेदन करूंगा, आपने कहा ये छूट देनी चाहिए, अकेले लिकर से कितनी इनकम है दिल्ली में आप ही बता दें, किसी को मुफ्त बांट देते हो आप। शराब से इतनी इनकम है दिल्ली में, 2 लाख करोड़ रुपए इनको मिलते हैं, इनको बांटने में खर्चा तो है ही नहीं। आप डाटा बताओ देखिए आपसे वहाँ पे कितने ये वाइन शॉप्स हैं, जी, और जी, उसके ये नहीं कह रहा। उसके पड़ोस में मैं नहीं जैसे कह रहा, गाजियाबाद जी, है और मेरा निवेदन सुनो, जो हरियाणा जो गवर्नमेंट है सरकार, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट है, दिल्ली उसको आप सरकार compare करेंगे तो उसका प्रशासन का खर्चा तो केंद्र सरकार उठाती है, ये नहीं कह रहा। दिल्ली नहीं, वो जो पैसे आप आते हो बांट आप देते बता रहे हैं कि केंद्र सरकार खर्चा तो नहीं है कोई सरकार का। उठाती है तो लेकिन राजस्थान सरकार ऐसे नहीं करती। मनीष जी, केंद्र सरकार यदि उठाना चाहती है तो मैं तो- एनसीटी चुनाव चलिए, के चलिए, डेट डिक्लेयर करें और उनके नहीं, ये नहीं कह रहा हूं, चंद्रमुखी मैं ना तो शराब की दुकानों की बात मनीष जी, कर रहा हूं। मनीष जी, मैं कह रहा हूं आपको इनकम मिलती रहती है, आप सुनिए, इसको बांटते रहे तो सुनिए, ठीक है। हम मैं बात ये कह करते रहा हैं हूं। आम आदमी की, जैसे आपने गेहूं की बात करी, जी, मैं बताओ। पूछना चाहती हूँ सरसों कैसे का कम तेल होगा? हर एक रसोई में काम सरसों आता का है। समर्थन मूल्य क्या है? सरसों का तेल हर एक रसोई हमने में काम समर्थन आता है। मूल्य अगर बढ़ा दिया है चंद्रमुखी जी, 70 रुपए लीटर तो था, बाजार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। 200 रुपए चलिए, मैं तो एक बात जानता हूँ, सुनिए रसोई चंद्रमुखी जी, एक बात मैं जानना चाहूँ, तीनों से जानना चाहूंगा मैं। मनीष जी, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं मैं सहमत हूँ आपकी मूल्य बात से। निर्धारक सोना नहीं, 11 गुना बढ़ गया सर, मैं रेट 11 गुना नहीं बढ़ी। महंगी नहीं, मेरी सवाल तो सुनिए, मैं आपको वही कह रहा हूँ, मैं पॉलिटिकल बयानों में नहीं जा रहा। आज आप जो कह रहे हैं मैं तो उससे भी संतुष्ट हूं कि आप सही जवाब दे रहे हैं, डेवलपमेंट करना है, पैसा आपको रेवेन्यू रिसिप्ट से करनी पड़ेंगी, उसमें कहीं कोई बात नहीं है। नहीं, हमको नहीं करनी, सुनिए किसान सर। को समर्थन मूल्य अरे, दोगे। सर आप पूरी बात तो सुनिए, करो। पूरी बात सुनिए। तो आप लोग भी अगर टैक्स बढ़ा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप उससे? उत्तर कुछ नहीं प्रदेश कर रहे, चुनाव के टैक्स अंदर नहीं तो बढ़ाया, आप एक कुछ बात पैसा नहीं टैक्स जा रहे नहीं बढ़ाया। नहीं, टैक्स तो आपने बढ़ाया, ये गलत बताओ कह रहे कौन सा बढ़ाया? हैं। हाँ, एक्साइज ड्यूटी एक अगर भी सारे पैसा नहीं पे बढ़ाया। टैक्स है। नहीं। ये जीएसटी आ गया, पूरे नहीं। देश में जीएसटी बना दिया है और वो सब रेशनलाइज हुए, जो 18% जो थे वो 12% कर दिए, और देखिए, 12 मेरी थे बात सुनिए, 5% मेरी कर बात दिए। सुनिए। आप मुझे तो वो जगह बता दीजिए कि कितने टैक्स की, मैं आपको पूरा बता सकता हूँ। आप रोड सेस से लेकर के किसान कल्याण का, आपका ग्रीनरी टैक्स, आपके जो स्वास्थ्य, हाँ जो टैक्स और सेस नहीं, नहीं, टैक्स नहीं कर दो, लेकिन कोई आप टैक्स नहीं बढ़ा सुनिए पिछले मेरी 12 बात। साल में। आज जो हम जी, गांधी जी का चश्मा देख रहे हैं स्लोगन के रूप में, हम उसका भी टैक्स पे कर रहे हैं। वो नगर निगम को मिलता है, वो भारत सरकार नहीं नहीं, देती। सर, कहाँ से? नहीं, सर, वो गवर्नमेंट के पास में जा रहा है। एक माचिस यूज होती है, वो भी एक जनता का आम टैक्स नागरिक टैक्स हर व्यक्ति को देना पड़ता है। जी, सर, इस टाइम मेरी पूरी बात सुनिए, पहले मेरी पूरी बात सुनिए। टैक्स पहले- अरे सर, मैं पूरी बात कर रहा हूं। आपने कहा कि टैक्स लगता है, उससे विकास हो रहा है, और उसे आप जस्टिफाई करेंगे भाई किसान को समर्थन मूल्य देना है तो आपको महंगी चीज लेनी पड़ेगी। किसान को मिल रहे ना पैसे, गवर्नमेंट सर, को थोड़ी मिल रहे हैं। अरे सर, पूरी बात तो सुनिए, दे कौन रहा है? एक जूथाराम अगर दे रहा है तो गीसाराम के पेटे से नहीं दे रहा है, वो गवर्नमेंट ले रही है जूथाराम से, और फिर गीसाराम को दे रही है, पैसे तो वही ले रही है। बात है, तो मार्केट फिर की रेट अब ये उससे क्या डिसाइड करेगा होती कि है। गवर्नमेंट नहीं, तो मैं यही कह रहा हूं कि आप लोगों को फिर ये भरोसा क्यों नहीं रहता है कि दूसरी पार्टियों की जो सरकारों ने अगर कलेक्शन किया रेवेन्यू का तो विकास पे खर्च होगा। मतलब आप लोग नहीं, अगर नहीं, महंगाई नहीं, बढ़ा रहे हैं तो नहीं, जस्टिफाइड है, मैंने कहा अगर नहीं। दूसरी पार्टियां को बढ़ा रही हैं तो बिल्कुल देश को डुबो के रख देंगी। वो हमने कैसे कभी नहीं होगा, मैं कहा। वो जानना चाह रहा हूं। हमने ये कहा जो आप पार्टी के बारे में कि दिल्ली में जितना प्रशासनिक खर्चा है, जो 27 लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं, वो केंद्र सरकार करती है प्रशासन और पुलिस पे, इनको कुछ नहीं करना होता। मैंने कहा लेकिन 3 लाख करोड़ रुपए शराब से इनकम होती है, वो सारा इनको बांट देना होता है, इनका खुद की कमाई नहीं तो राहत है दिल्ली में। करवाइए ना, उसमें जनता आपका फैसला करेगी, जो आपका रेवेन्यू है उसको कैसे खर्च करना है, कहाँ से रेवेन्यू जनरेट करना है, किस पे चलिए, मैं- नीति आयोग है। जनता फैसला करेगी। नीति आयोग काम केंद्र करता है। सरकार वो मैं क्यों इस नहीं allow चर्चा कर रही देखिए, है? मैं इस चर्चा के इस प्लेटफॉर्म से मैं गुजारिश करूंगा आप लोगों से, मैं जनता की वो नब्ज जो हम लोगों ने बात की है लोगों से,
वो जानना चाहते हैं कि वास्तव में महंगाई का सूत्र है क्या। वो जानना चाहते हैं कि जब एक पार्टी सत्ता में बैठती है तो उसे जस्टिफाई करती है कि नहीं, तो डेवलपमेंट के लिए महंगाई है, अंतर्राष्ट्रीय सारी चीजें याद आती हैं। जब विपक्ष में होते हैं तो सिलेंडर देखते हैं, आप खाना बनाने लग जाते हैं। कल सुनने की बात, जब राजस्थान में प्रदर्शन करेंगे, ये सारी बातें उस पर सवाल करोगे तो सही है। अब ये तो ये कहते हैं, वो ये कहते हैं, इससे तो आप केवल लोगों में ये बात कहोगे कि आप बहुत अच्छी बात कर रहे हो, लेकिन तुम निकलेगा नहीं तंत्र कोई। ये है तंत्र ये निकल रहा है ना सर, तंत्र ये निकल रहा है कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए राजनीतिक दलों की कि नहीं पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। अगर हम विरोध कर रहे हैं तो हमारी औपचारिकता कर रहे हैं ये, ताकि जनता हमसे पूछ ना सके कि महंगाई हो रही जब कहाँ खामोश थे। ये इस तरह से देखा जाए, इसे आपको यही माना जाए। पर कैपिटा इनकम इसीलिए इस्तेमाल होता है वो इकोनॉमी में, धकेल दिया जाता है। पर कैपिटा इनकम क्यों होती है? ताकि हम आम आदमी की जरूरत को नाप सके, और जब हमने नापा तो इसलिए 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में 9 महीने तक राशन दे दिया कि उनकी पाइप वही बात कर रहा हूं। तो पहले बार नापा जा रहा है, पहली बार नापा जा रहा है। बिल्कुल, कोरोना पहली बार हुआ, 9 महीने तक सर देखिए 80 करोड़ लोगों को राशन पैंडेमिक था और ये पहली बार हुआ। अब उसका खर्चा कितना होता है? आप 1000 रुपए का राशन एक आदमी को गुनो करेंगे तो कितने हो गए? साइड इफेक्ट चल रहा है, छोड़िए साइड इफेक्ट चल रहा है क्या? हो रहा है तो मैंने साइड इफेक्ट चल रहा है क्या? अभी साइड इफेक्ट चल रहा है। लेकिन महंगाई की बात जो है वो डिमांड सप्लाई होती है एक तो, दूसरी बात है रेयरिटी ऑफ रेयर, दूसरा ये नियम होता है। तीसरा नियम है कि जो हमारी खरीद क्षमता है वो हमारी ऊर्जा को अभिव्यक्त करती है। ये 3 अर्थशास्त्र के नियम हैं जो महंगाई को बढ़ाते हैं। 2014 से पहले खरीदारी नहीं होती थी क्या? उससे पहले महंगाई बढ़ती थी? चलिए मैं आरसी चौधरी जी आरसी चौधरी जी, मेरा सवाल आपसे भी यही है। चलिए आज आप सत्ता में नहीं है, आप लोग अपोजिशन में, यूनियन गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मार्केट को स्थिर करने की कोशिश करे, जनता को राहत दे सके। मनीष जी को अभी आपने सुना कि किसान को अगर देना पड़ रहा है या आपको सपोर्टिंग प्राइस अगर इंक्रीज करनी है तो पैसा कहीं से तो निकालना ही पड़ेगा। यानी कि अगर टैक्स ले रहे हैं या फिर अगर गवर्नमेंट अर्न कर रही है या रेवेन्यू आप लोगों से ले रही है, तो देखिए वो जस्टिफाई किया जा रहा है कि वो देश के विकास में या किसी को राहत देने के लिए किया जा रहा है कि कोरोना के दरमियान 80 करोड़ लोगों को चाहे राशन दिया गया हो। ये तमाम बातें जो हैं मैं जानना चाह रहा हूं आपसे भी मैं, तो क्या वास्तव में फिर हम लोगों को ये भरोसा रखना चाहिए कि गवर्नमेंट अगर कोई कदम उठा रही है जिसकी वजह से महंगाई आ सकती है तो हमें भरोसा रखना चाहिए कि हमारी सरकारें सही काम कर रही हैं? ये मान के चलें फिर हम। मुझे लगता है कि हम तो 3 राजनीतिक दल के लोग हैं, अपने अपने हिसाब से बातें बोलेंगे, लेकिन आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। जनता की आवाज इस चैनल पे मुखर होनी चाहिए। 8 साल के अंदर चैनल्स के ऊपर ऐसे दायरे बदल जाते हैं, मैं ऐसा सोचना दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। लोकतांत्रिक जो सरकारें होती हैं वो जनता के प्रति प्रतिबद्ध होती हैं और लोक कल्याण के लिए उत्तरदायी होती हैं। महंगाई अगर विकास का मुद्दा रह गया तो 2014 का मैंने आपके सामने जिक्र किया, 2014 का जब यूनियन बजट था उसके अंदर 1,40,000 करोड़ रुपए सब्सिडी के तौर पे पेट्रोल और डीजल के लिए रखे थे। $108 प्रति बैरल था। ये सिलेंडर के भाव मैंने आपके सामने रखे, आज ₹950 के भाव है। अगर इससे पहले क्या देश में कहीं विकास नाम की कोई चीज नहीं थी? क्या देश में सिर्फ 8 साल में ही बना है? आप बताइए कि 8 ही साल में बना है? क्या इस देश के अंदर सिर्फ आमदनी का जरिया दुनिया के ऊपर महंगाई की मार देके ही आप आमदनी कलेक्ट करते हैं? इस दुनिया में जो कॉर्पोरेट टैक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हो, दुनिया की महाशक्ति बनने की बात करते हो, आपका कॉर्पोरेट टैक्स है जहां पे लाखों करोड़ रुपए आप अपने उद्योगपतियों को जो 30% था उसको घटा के आधी रात को 22% कर देते और 6.5 लाख करोड़ रुपए का व्यवहार कर देते। और आम आदमी जो गरीब जो सुबह निकलता है उसको भय सताता है कि अपने बच्चों के सपनों के लिए वो शाम को अनाज लेके आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। आपने जिक्र किया एमएसपी का, किसान के एमएसपी का जिक्र कर रहे हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि खाद्यान्न का तेल आप कितना आयात करते हैं, किस प्रकार से उसकी आपूर्ति होती है। और जो एमएसपी की बात कर रहे हैं, मैं बीजेपी के साथ दावे के साथ कह सकता हूं ये सरसों के एमएसपी बता दे। और आप ये जानते हैं कि इस हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ गेहूं और चावल की एमएसपी पे खरीद होती है, इसके अलावा वो भी 6% होती है, दूसरी नहीं होती है। और एमएसपी से ज्यादा आज बाजार के अंदर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल पे सरसों बिक रहा है। आखिर वजह क्या है? वजह क्या है? किसान के नाम पे ये भारतीय जनता पार्टी का नेक्स्ट हमला है किसान पे करना। हर लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी में सत्ता में आई तो निश्चित रूप से उस पर हमला करेगी। आज ये कह रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा हर चीज का भाव, 1 रुपये अगर डीजल का भाव बढ़ता है तो आलू जो आपके यूपी में पैदा होता है राजस्थान में पहुंचेगा तो उसका 3 गुना भाव होगा। इसलिए ट्रांसपोर्टेशन सबसे बड़ी रीढ़ की हड्डी है जिस पे केंद्र की सरकार
लाभांश ले रही है 50% से ज्यादा, 52% टैक्स ले रही है। इसलिए मैं गुजारिश करना चाहता हूं, ये तेल कंपनियों की नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी चाल है। ये जानते हैं कि हिंदुस्तान की 97% आबादी जिसकी आमदनी घट गई है और 3% लोगों की आमदनी बढ़ गई है, जो क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, जो पूंजीपति मित्र भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो दुनिया की सबसे धनी पार्टी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चंदा देते हैं और दूसरे लोगों को महंगाई से कमर तोड़ रहे हैं। इसका दूसरा मतलब ये हुआ, आखिर ये बाइफरकेशन क्यों है? इन्होंने सोने का भाव का जिक्र किया, ये शेयर की मेरे सवाल आपसे, आप जो कर रहे हैं उससे मैं खारिज नहीं कर रहा, मैं ये बात जानना चाहूंगा, अगर 3% लोगों को ये लोग राहत भी देना चाह रहे हैं, जिन पूंजीपति दोस्तों की आप बात करते हैं बार बार, मैं ये, लेकिन उनको फायदा पहुंचाने से महंगाई का क्या संबंध है, मैं वो थोड़ा सा समझना चाह रहा हूं आपसे। मैं बताना चाह रहा हूं कि हिंदुस्तान की बीपीसीएल, इसका जो लाभांश होता है किसके पास में जाता है? किसके पास में जाता है? आज जो निजी पेट्रोलियम कंपनी है रिलायंस का लाभांश किसके पास में जाएगा? आज मार्केट में आपने ओपन कर दिया, कंपिटेटिव बना दिया, किसके फायदा हो रहे हैं? बीपीसीएल को आप बेचना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नवरत्न कंपनी के अंदर है। मैं आखिर अगर नहीं है तो आगे बताइए। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग इन्हें सिर्फ उपभोक्ता के तौर पर नजर आते हैं और हर रात तय करते हैं। और मैं ये पूछना चाहता हूं आपके यहाँ से 137 दिन तक क्यों नहीं बढ़ा था? 137 दिन तक भाव कह रहा है कि ऑयल कंपनियां घाटे में, तो झूठ कह रहा है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बनाना देखिए दोबारा सर, घाटे में तो आज तक, जब से बनी है आज तक कभी घाटे में ऑयल कंपनियां नहीं गई है, उनका फ्लैक्चुएट करता है क्या? वो किसको मिलता है? भारत सरकार को मिल रहा है। अरे सर सुनिए, गलत जानकारी आप दे रहे हैं, गलत जानकारी। एक कंपनी, भारत पेट्रोलियम का एक कंपनी घाटे में नहीं, एक कंपनी घाटे में नहीं, किसको मिल रहा है? कंपनी पूंजीपति मित्र को मिल रहा है? रिलायंस घाटे में, ये नहीं कह रहा सर, ये कह रहा हूँ रिलायंस घाटे में। रिलायंस किसका है? रिलायंस सरकार का थोड़ी है। अरे तो मैं कह रहा हूँ फिर क्यों किया? मार्केट में उसके साथ खड़ा किया है, दोनों काम हो रहे हैं और आप कह रहे हो कि पूंजीपति मित्रों को फायदा हो रहा है। देश के अंदर नेता है वो विकास के मुद्दे से दूर हो गए। ये उन विकास के मुद्दे 750 रुपए दूर था, इन्हें उन मुद्दों पे कोई बात नहीं, 750 रुपए हो मूल्य, इन्हें सिर्फ 17.5 रुपए की लूट। तो ये तो फर्क ये लुटेरी सरकार है, आप लुटेरी सरकार हर आदमी मिलेगा जनता से आप 7.5 रुपए आपसे अगर 80 पैसे पेट्रोल और डीजल पे एक दिन में अगर 80 पैसे बढ़ते हैं तो कितने लीटर डीजल? 50 रुपए कहा था, कितने रुपए कमा रहे हैं? 50 रुपए हिंदुस्तान के अंदर सबसे 50 रुपए बढ़ाए ना आपने, गैस के सिलेंडर बढ़ाइए, योगेंद्र जी बताइए, सिलेंडर बताइए। कमर्शियल सिलेंडर था वो 105 रुपए बढ़ा दिया, कमर्शियल सिलेंडर था 6 बिक्री है। ये किस प्रकार से? हम तो कहते हैं 6 करोड़ गाड़ियां बिक गई कोरोना काल में 2 साल में। वो जो पेट्रोल, आपको कौन सी दिक्कत हो रही है उसमें? वो तो बढ़ा रहे हैं पेट्रोल। तो आपकी मतलब ये कहना चाहते हैं निर्मला सीतारमण की तरह मैं प्याज नहीं खाते हो, अगर महंगा तो खाना बंद कर दीजिए। ये कहेंगे दाल अगर महंगी तो दाल मत खाइए, मोदी जी कहेंगे मैं तो मशरूम खाता हूँ, दाल खाता ही नहीं, दाल क्यों खाते हो? ये वो लोग हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं करता है क्या? और वो जो 1200 उस दिन खर्च कर भारतीय जनता पार्टी के नेता को सम्मानित चाहिए, की जनता से माफी मांगनी चाहिए। ये लुटेरी सरकार है, डकैती सरकार है, जो हर आधी रात को तय करके हिंदुस्तान के 140 लोगों को कैसे लूट रहे हैं, कैसे लूट रहे हैं? लुटेरी सरकार है। कोई कंपनी को मुनाफा है, रिलायंस घाटे में और भारत पेट्रोलियम मुनाफे में, मित्रों को कैसे फायदा हुआ बताओ आप? ना कि हमारी सरकार ने महंगाई बढ़ा के जनता के हित में कौन से विकास कार्य? मैंने आपको कहा, बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूं ना, 80 करोड़ लोगों को 9 महीने तक मुफ्त में राशन सबसे बड़ा विकास काम है, एक भी उसको फर्क नहीं पड़ा। हमने 1200 रुपए बिजली के जिम्मेदारी है, गरीब आदमी को सब दिया। चलिए खैर, राशन 80 करोड़ लोगों की बात की जा रही है, लेकिन मनीष जी हर घर नमक के आधार पर वोट मांगने वाले लोग नमक खाया है। अरे तुमने जनता को लूट के जनता के पैसे से दिया है। भारतीय जनता पार्टी तो लुटेरी सरकार है, मंत्री के हाथ में लुटे, उसके
कंपनियों से लूटे, पैसे के चले मैं माफी चाहूंगा, उसके बाद आप मैं माफी चाहूंगा दोनों को भ्रमित कर रहे हो आप। अपना अपना एजेंडा है, लेकिन महंगाई है, ये मनीष पारिक साहब ने स्वीकार किया कि हाँ महंगाई तो है, लेकिन ये महंगाई भारतीय जनता पार्टी जनित है, ये केंद्र की सरकार की लूट की नीतियों का परिणाम है, ये महंगाई नहीं है, ये पूरे सरकार में सीमा तोड़ के खड़े हैं। रशिया भी हमको यूक्रेन भी देना चाहता है, अमेरिका भी देना चाहता है और बांग्लादेश भी हमको देना। व्यवहार महंगाई की मार ऐसी चलती रहेगी, लेकिन हम बीच बीच में आप लोगों को बुला करके आमंत्रित भी करते हैं। मैं आंकड़ों पर नहीं जाना चाह रहा था और आप लोगों का भी आभार है कि आप आंकड़ों से बच के रहे। हम वह रियलिटी जानना चाह रहे थे कि हाँ आम जनता सुनना क्या चाहती है, क्या वास्तव में महंगाई है? महंगाई है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता। खैर, लेकिन चले मैं ये जरूर कहूंगा इसे जनता का मुद्दा रखना चाहिए, नॉट पॉलिटिकल इश्यू। अगर आप पॉलिटिकल मुद्दा इसे बनाने जा रहे हैं तो निश्चित रूप से फिर आपको अपना प्रीवियस रिकॉर्ड भी देखना होगा कि हाँ उस वक्त हम क्या कह रहे थे, आज हम उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। कोई भी पार्टी हो, मैं एक पार्टी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं। क्यों नहीं करें? करना चाहिए, करना चाहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम व्यक्तिगत संपर्क दीजिए इजाजत। मोदी जी के पास